नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले मुझे आप क्षमा करिएगा क्योंकि हम लोग आज काफ़ी दिनों महीनों बाद मिल रहे हैं, लेकिन हमारा मिशन जारी है, कार्य जारी है। ये नहीं कि हमने मंजिल हमारी एक ही है, रास्ते बदल दिए हैं। जरूरी नहीं कि दिल्ली जाना है तो खाली लखनऊ से जाए, बनारस से भी जा सकते हैं। सफ़र तो बीच में हम लोग का लंबा चलता रहता है। आपको सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2022 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। लोग कहते हैं कि साल बदलता है, नया साल मनाते हैं, लेकिन हमारे नया साल मनाने का अंदाज अलग है। क्या अलग है कि अगर नया वर्ष है, नया दिन आया है तो कुछ हम लोग को नया करके दिखाना है। बस इसीलिए कहा जाता है कि नव वर्ष में लोग नए नए काम करते हैं, जश्न मनाते हैं, पार्टी। लेकिन हमारी पार्टी ऐसे नहीं होती है। हमारी पार्टी तब होती है जब लोगों को पता चलता है कि हाँ, हमने ये किया है। और अपने में दो लोगों में पार्टी अच्छी नहीं लगती। पार्टी मनाने का मजा तब आता है जब दो नहीं, 2 से 22 हो, 2 और 2 22 हो। तो जिस तरह से 2022 आ गया, 2 और 2 से 22 बन सकता है, तो क्या हम 1 और 1 से 11 नहीं कर सकते। हम एक है, हमारे अंदर 11 पावर है। उन 11 पावर का यूज करके अब हम लोग जो है बेहतर करके दिखाएंगे और अच्छा कार्य करेंगे। तो हम लोग एक बार पढ़ाई का कार्य हमारा जारी है। मैं आपको बता दूं, मैं व्यस्तता में था, मैं इसलिए एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। हाँ, इंग्लिश के मैं स्टोरीज जरूर अपलोड करता था। जो इंग्लिश के हमारे लेसन वाइज सब्जेक्ट है उनको मैं डालता था, करता था। कार्य जारी था। समय ज्यादा ना बर्बाद करते हुए आज के टॉपिक पे बात कर ले। थंबनेल में आपने देख लिया, आज हमारा नया विषय है ज्योग्राफी। विषय नया क्या है, मतलब कि इसको पहला वीडियो अपलोड हो रहा है इसके बारे में, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी इसका प्री बोर्ड एग्जाम आने वाला है। हमारे आर्ट साइंस के जो बच्चे हैं उन लोगों को प्री बोर्ड देना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। रोजाना आपको एक वीडियो मिलेगी। और सबके साथ मुझे कोविड वैक्सीन के बारे में भी आपको बताना है कि कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। एक बार फिर से उसने अपना विकराल रूप ले रहा है, लेकिन हमारा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है और वैक्सीनेटेड होकर हथियार को इकट्ठा कर रहा है। लोगों का कहना है कि क्या वैक्सीन का असर क्यों नहीं कर रही है। अगर वैक्सीन मतलब लगाए क्यों जब हमको कोविड हो जा रहा है। तो कोविड पे भी हम कभी बात करेंगे आपसे, उसको भी हम आपको विधि पूर्वक समझाएंगे कि ऐसा क्या रीजन है कि 1 करोड़ देशवासियों ने मतलब 100 करोड़ लोगों ने वैक्सीनेटेड हो गए हैं तो भी उनको कोविड क्यों हो रहा है। तो उसके बारे में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं, जानते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जियोग्राफी का है भाई, भूगोल का, कक्षा 12 का पढ़ना है। क्लास 12 की बात कर रहे हैं हम लोग। इसका वीडियो नहीं अपलोड है, आज अपलोड हो रहा है। हमारा पहले चीज मैं कहता हूँ कि किसी भी चीज को समझने पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना चाहिए। कभी आपने ये सोचा है कि भूगोल का जो किताब है उसका नाम भौतिक भूगोल या मानव भूगोल क्यों रखा गया है। कभी आखिर हिंदी की भी हमारी किताबें होती है, हिंदी का जो है किताब है, लेकिन उसमें क्या रहता है, खाली या तो आगे 11 लिख देगा, या तो 11 नहीं रहेगा तो या तो 11 रहे, या तो 12 लिख देगा, या तो 11 लिख देगा। लेकिन और खास सारी विषयों में ऐसा क्यों नहीं होता है, ये भी तो हमें जानना चाहिए ना, समझना चाहिए। तो आइए हम लोग जानते हैं, समझते हैं। पहले तो हम आपको बता दें कि ये जो हमारा भूगोल है 10 और 11 में मायने रखता है और 12 में अधिक मायने रखता है। इसमें क्या है, भूगोल को 2 विषय के रूप में बांटा गया। अभी मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना कि ये भूगोल का नाम क्यों है, हम लोगों के विषय में क्यों मानव भूगोल जोड़ा गया है, भौतिक भूगोल का क्या मतलब है, ये समझाते हैं। भूगोल को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे आता है भौतिक, और नंबर 2 पर आता है मानव भूगोल। नंबर 1 पे है भौतिक और नंबर 2 पर है मानव भूगोल। ठीक, देखिए हम लोगों ने 11 में हम लोग थे, मतलब आप लोग 11 में थे, तो आप लोगों ने भौतिक भूगोल को, भूगोल एक विषय है भौतिक के रूप में। भूगोल की कई शाखाओं के बारे में उसमें वर्णन किया गया था कि आखिर भूगोल का क्या है, कैसे। हम लोगों को कक्षा 12 में क्या पढ़ना है, मानव भूगोल। हमारे कक्षा 12 में भूगोल की किताब का क्या नाम है, मानव भूगोल। और 11 में क्या था, भौतिक भूगोल।
तो आपको बता दें भूगोल को दो भागों में वैसे बांटा गया है सामान्यतः। एक होता है भौतिक, एक होता है मानव। अब हम लोग बेस पे बात कर रहे हैं तो मैं आपसे 2 मिनट बेस पे बात करूंगा। तो आपने जैसा समझा कि भौतिक क्या है और मानव क्या है, इसके बारे में जान गए, समझ गए। अब हम आपको बता दें भौतिक में हम लोगों ने क्या जाना, क्या पढ़े। आप पढ़े हैं, भौतिक से परिचित है, लेकिन हमें तो भी अपना बेस आधार है, हमें बताना पड़ेगा। तो भौतिक में हम लोगों ने जाना है कि हिमनद क्या होती है, गंगाएं मतलब कि नदियां कहाँ से बहती है, जो प्राकृतिक ने मतलब जो नदियां जो भौतिक है, जो सॉलिड है, उसके बारे में बात किए थे। भूकंप कैसे आता है, ज्वालामुखी का क्या स्रोत है, इन सब के तरंग क्या होती है, तरंग दैर्घ्य क्या है, इस तरह से हम लोग बहुत सी चीजें समझी और जानी थी। मानव भूगोल में भी हम लोग जानेंगे और समझेंगे। अब प्रश्न ये है मेरा, एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, जवाब भी मैं ही दूंगा, सवाल भी मैं ही पूछ रहा हूं आपसे। मेरा प्रश्न ये है कि अच्छा ये बताइए कि जो भूगोल का नाम क्यों भूगोली क्यों रखा गया। हिंदी का नाम हिंदी है, लेकिन हिंदी में क्या है, अंदर गद्य पद्य इस तरह से, लेकिन यहाँ भूगोल का नाम भूगोल क्यों रखा गया। भूगोल के कहने का मतलब होता है कि हमें किसके बारे में वो पढ़ाया जाता है, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किस विषय में, भूगोल के विषय में। यह भी एक सामाजिक विज्ञान का एक वो है भाग, या कहा जाए ये भी सामाजिक विज्ञान, भूगोल जो है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, या कहा जाए इसके उससे है। सामाजिक विज्ञान में क्या है अभी हम लोग जानते हैं। तो आपको बता दें कि भूगोल जो है, इसको सबसे पहले इसका जो नामकरण किया गया, भूगोल नाम रखने वाले जो जनक है उनका नाम है इरेटोस्थनीज। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इरेटोस्थनीज। इन्होंने भूगोल का नाम रखे थे। इसका नाम मतलब भूगोल किसने रखा, इरेटोस्थनीज ने, ठीक। इसके जनक जो है वो कोई और कहलाते हैं, ये खाली नामकरण किए हैं, पंडित जी हैं ये, भूगोल के पंडित। हमारे घर में क्या होता है कि कोई बच्चा पैदा होता है तो पहले पंडित उसका नाम रखते हैं। पंडित जो नाम रखते हैं वो कैसा नाम रखते हैं, धीरज, सूर्य प्रताप, सूरज, उदयभान। लेकिन आज के मॉडर्न उसमें 5G जमाने में लोगों को ये नाम नहीं अच्छा लगता है। जैसे हो गया ज्योति, किरण, आस्था, ये सबसे बेहतर अब लोग अच्छे अच्छे नाम रखने लगे हैं। जैसे अभी मैं बगल में गया था एक दिन, वहाँ पे हुए, अब उस बच्चे का नाम रखा गया विभव, विवान, विश्वास, इस तरह के। ये एक आधुनिक कल्चर का, हमारे आधुनिक भारत का इस तरह से विकास है। हम ये नहीं कह रहे कि सूरज भान नाम रख देने से आपका बच्चा बिगड़ जाएगा, लोगों पे नाम का भी असर होता है। जैसे मेरा देखिए अमन, मेरा नाम अमन है, लेकिन हम काम बहुत खतर मतलब हल्ला वाला करते हैं, शांति से मुझे काम नहीं पसंद है, इसीलिए। तो ये भूगोल के नामकरण किया है इन्होंने, इरेटोस्थनीज ने, ठीक। अब बात करते हैं भौतिक भूगोल, हम लोगों ने पढ़ा है, मानव भूगोल पे आते हैं। मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल देखिए, मानव भूगोल का मतलब कहने का क्या है ना, कि मानव भूगोल ये बताता है कि पृथ्वी और मानव का क्या संबंध है, इसको दर्शाएगा। अब मानव भूगोल कहते किसको है, ये भी एक प्रश्न है। अब इसके लिए देखें तो हमारे कई भूगोल वेत्ता भी मतलब कि जो भौगोलिक अध्ययन करते हैं उन्हें भूगोल वेत्ता कहा जाता है, ठीक। तो हमारे कई मतलब कि भूगोल वेत्ताओं ने अपना इसको परिभाषित किया है, इसकी परिभाषाएं, अभी मैं उसमें भी चर्चा कर रहा हूँ, मेरा आज का टॉपिक वही है। लेकिन हम आते हैं मानव भूगोल क्या करता है। मानव भूगोल जो है वो मानव क्रिया कलापों का एक वो है, मानव क्रिया कलाप। मानव, ये जो है हमारा मानव भूगोल क्या है, मानव क्रियाकलापों का एक जरिया है, ठीक। ऐसे देखिए भूगोल हमारा क्या है, भूगोल के मानव भूगोल का मेन बिंदु क्या है, मतलब मेन की पॉइंट क्या है, तो हमारा क्या है, मानव क्रियाकलाप। अब पहले तो जमाने में लोग जो है, आपने अरस्तु के बारे में सुना होगा, आपने ऐसे कई सारे हमारे भूगोल वेत्ता हैं। जीरो की भी खोज अपने ही भारत में हुई है, शून्य की खोज, और उसको भी खोजने का एक बहुत तरीका अच्छा था। कभी मैं उस पर आपको बताऊंगा कि एक पत्ती को जो है उन्होंने ऐसे फूका था और जो चांद तक को देखा था।
बहुत ऐसी कहानियां हैं, मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। अभी हम टॉपिक पे बात कर लें तो मानव भूगोल का मेन बिंदु क्या है, मुख्य बिंदु क्या है, हमको कैसे पता चलता है? तो मानव क्रियाकलाप को ही मानव भूगोल कहा जाता है। ठीक, हमें परिभाषा मिल गई एक वाक्य में। अब हम लोग बात करते हैं आगे। मानिए देखिए, अब इसका क्या है ना कि मानव भूगोल जो है 18वीं शताब्दी में कहा जाता है कि इसको शुरू किया गया था। इससे पहले इस मानव भूगोल पे कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन 18वीं शताब्दी 18वीं का ये नहीं कि 1836 1835 19वीं शताब्दी है। 1700 से 18 के बीच की जो शताब्दी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, 18वीं शताब्दी। 1 से 2 के बीच की जो होती है उसको हम दूसरी शताब्दी कहते हैं। इस तरह से तो 18वीं शताब्दी में जो है इसकी जो है मानव भूगोल के बारे में चर्चाएं करना शुरू किया गया था। अब आते हैं हम मेन अपने विषय पर। आज अब यहाँ तक हम लोग समझ गए। आइए अब जानते हैं आगे। हमारे पास कुछ महान भूगोलवेत्ताओं के नाम है जिसके बारे में आपकी किताब में लिखा है, मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अब आइए हम लोग जानते हैं आगे का प्रोसेस कि हम लोग का क्या है। देखिए, हम लोग जब मानव भूगोल की बात कर रहे हैं तो मेरा देखिए मानव भूगोल का क्या है ना कि आधुनिक मानव भूगोल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब आधुनिक मानव भूगोल हमारा क्या बताता है? पहले तो हम लोग जानते हैं कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। तो बहुत ही पहले ही आपको उसमें लिखा है आधुनिक मानव भूगोल के जनक क्या कहा जाए कि इसका किन्होंने शुरू किया। तो आपके किताब में जो जिस भूगोलवेत्ता की सबसे पहले हेडिंग है, मतलब सबसे पहले परिभाषा दी गई है, फ्रेडरिक रेडजेल। हम रेडजेल लिख लेते हैं, खाली रेडजेल। ठीक, यही है। अब देखिए बच्चे का ये क्या है, फ्रेडरिक रेडजेल। जेल है, जेल ज है ना कि यहाँ जा नहीं है, ज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिंदी लगा है। और आपको बता दें ये जो है ये हमारे जर्मनी के निवासी हैं। कहाँ के हैं? जर्मनी। ये जर्मनी के रहने वाले हैं। इन्होंने जो है मानव भूगोल को किस तरह से वर्णित किया है अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, इनका कहना है कि मानव भूगोल, हम लिखते चल रहे हैं आप समझते चलिएगा। मानव भूगोल जो है प्रकृति, मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति का है, या ऐसे भी कह सकते हैं हम मानव भूगोल मानव समाज तथा प्रकृति के बीच, मानव भूगोल तथा मानव समाज तथा प्रकृति, या कहा जाए मानव भूगोल मानव समाज तथा प्रकृति, या धरातल भी कह सकते हैं। आप हम धरातल भी लिख दे रहे हैं। धरातल के बीच के संबंध का अध्ययन करता है। बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। ये हमारे रेडजेल साहब जी का कहना था कि मानव भूगोल मानव समाज तथा प्रकृति धरातल के, या हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, धरातल है। ठीक, मानव समाज तथा धरातल के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। आखिर कैसे कोई परिभाषित कर दिया अध्ययन करता है, हम बताते हैं। देखिए, मानव समाज का मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारा समाज है। ठीक, हमारा एक जगह है, जैसे हम लखनऊ को ले लेते हैं, लखनऊ या दिल्ली को ले लेते हैं। दिल्ली में क्या होता है, पॉल्यूशन ज्यादा होती है। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ के दिल्ली के लोगों की और वहाँ के जो दिल्ली का इन्वायरमेंट है वो हमारा क्या है, प्राकृतिक है। तो कह रहा है कि मानव समाज तथा धरातल के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। ये हम लोग क्या है, ये क्या करता है, मानव भूगोल क्या करता है, मानव समाज तथा धरातलों के बीच का अध्ययन करता है। अभी इन्हीं के बाद एक और है, ये क्या कहता है, ये हमारे कहते हैं रेडजेल साहब। ठीक, एक और है जिनके बारे में आपको उसमें लिखा है, उनको भी हम ये लिख लेते हैं। एलन सैंपल।
ये जो है ये एलन सैंपल, ये एक महिला है। ये कहाँ की रहने वाली है? ये अमेरिका की रहने वाली है, अमेरिका। आपको सबसे बड़ी चीज बता दें, ये अमेरिका की रहने वाली है, लेकिन इनका और इनका संबंध है। इनका और इनका क्या संबंध है? ये मतलब ये इनकी शिष्य हैं। ये जो है रेडजल साहब की शिष्य हैं। रेडजल साहब की शिष्य हैं, कहने का मतलब ये है कि ये रेडजल साहब की शिष्य हैं। और इन्होंने भी जो है, जब इन्होंने अध्ययन किया इसके बारे में, तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप जो भाई साहब जो बता रहे हैं गुरुजी कि यहाँ पे मानव समाज तथा धरातल के बीच का जो अंतर संबंध अध्ययन होता है, ये होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अंतर है। क्या है? इनका कहना है, इनका जो कहना है, इनका कहना है कि मानव समाज तथा प्रकृति के बीच अस्थाई, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अस्थाई संबंधों, अस्थाई पारस्परिक संबंधों, पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों, परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन होता है या करता है, कुछ भी हम लोग ऐसे कह सकते हैं। अभी दोनों के मैं अंतर समझाता हूं। यहाँ देखिए, अब सैंपल जी क्या कहती हैं कि मानव समाज तथा प्रकृति के बीच एक अस्थायी पारस्परिक परिवर्तनशील संबंध है। इनका कहना है कि खाली एक संबंध है। इन्होंने तो बता दिया, मतलब कि हमारे रेडजल साहब ने कहा कि इसमें दोनों के बीच क्या है? एक संबंध है। संबंध कैसा होता है? हमारा और हमारे पिताजी का संबंध है, ठीक। लेकिन अब इसमें क्या है, देखिए, एक कहा जाए तो होता है ना कि एक आपका भाई है, ठीक, और एक आपका सौतेला भाई है, ठीक। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है? अगर लेन देन अच्छे से रहेगी, अगर ये इसको बहुत अच्छा मानेगा, ये इसको मानेगा, दोनों में बराबरी रहेगी, तब क्या है? हिसाब बराबर, तब हम कहेंगे कि ये संबंध अच्छा है। यहाँ पर क्या है कि परिवर्तनशील है। मानव समाज, यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहे, आपको समझ में आएगा अच्छे से। मानव समाज तथा प्रकृति के बीच और अस्थायी का मतलब होता है कि स्थित नहीं है। अब ये जो दोनों भाई हैं, इन दोनों भाई में क्या हो सकता है कि इनका ऊपर नोक झोंक हो जाए, हो सकता है कि ये नाराज हो जाए किसी बात को लेके, ये खफा हो जाए, या इनके मन में कुछ देरता आ जाए, या कुछ ऐसा आ जाए कि भाई इसके पास इतना, मेरे पास कुछ नहीं है, तो ईर्ष्या की भावना आ जाए। तो इसी तरह से उनका कहना है कि मानव समाज तथा प्रकृति के बीच अस्थायी मतलब स्थित नहीं है। ऐसा नहीं कि हाँ जो संबंध है वो बराबर इक्वल लेवल पे रहेगा, पारस्परिक परिवर्तनी मतलब कि परिवर्तन होता रहता है। अगर हम इन दोनों की परिभाषाओं को आप ध्यान से समझिए तो इसमें हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि ये निश्चयवाद है। निश्चयवाद कहने का मतलब कि यहाँ पे क्या बताया गया है? खाली संबंध क्या है? बीच में एक संबंध है। इसमें क्या है? संबंध बताया गया है, निश्चित है। और इसमें भी यही कहा गया है कि एक पारस्परिक संबंधी को संबंध सबका ही उल्लेख किया जा रहा है, तो निश्चयवाद है। इन दोनों के अगर हम देखें तो हमें इन दोनों से क्या मिलता है कि इनकी विचारधारा क्या है? विचारधारा, इनकी विचारधारा है नियतिवाद। नियतिवाद के कहने का है, या तो कह सकते हैं निश्चयवाद भी। निश्चयवाद, ये नियतिवाद है या निश्चयवाद है? कहने का मतलब कैसे? ये दोनों लोग कहते हैं कि ये हमारा जो कहने का मतलब है, नियतिवाद का मतलब होता है कि संबंध निश्चित है, ना हम उसके हैं ना वो हमारा है। हमारा क्या है? संबंध बराबर का, इक्वल लेवल पे है।
जैसे कहा जाए कभी कभी क्या होता है कि हमारे भाई लोग जो रहते हैं, कहा जाए कि हमारे जो काम होता है उसमें जैसे आपके जुड़वा बच्चे हो, तो जुड़वा में कहा जाता है कौन छोटा कौन बड़ा, हम लोग बराबर हैं। तो उसी तरह से अब ऐसे क्या है, अभी मेरे बड़े भैया हैं, मेरे छोटे भैया हैं, मेरी बड़ी दीदी है, छोटी, इस तरह से यहाँ पे विचारधारा में कह रहा है नियतिवाद निश्चित है, बराबर है, इक्वल है। आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि रेडजल के परिभाषा, और रेडजल ने जो परिभाषित किया है यह कह देगा कौन भूगोल वेत्ता क्या विचारधारा नियतिवाद है या निश्चितवाद है। तो आपको बताना होगा कि हमारे एलन सैंपल और रेडजल जो है इन लोगों की विचारधारा क्या है, नियतिवाद है और निश्चितवाद है। ठीक इसी तरह से हमको इस पार्ट को समझना है। नहीं समझ में आ रहा है आप वीडियो पॉज कीजिए, पीछे घुमाइए, एक बार फिर से उसको देखिए, आपको फिर से समझ में आएगा। अब अगर हम इसी तरह से बात करें तो हमारे पास एक और भी है भूगोलवेत्ता जिनके बारे में आपको इसमें उल्लेख किया गया है, मैं नीचे लिखता हूँ उनके बारे में। ठीक आप लोग देखिएगा, है अगला है विडाल। विडाल 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 डी ली ब्लास, ये हैं हमारे एक नए होनहार कहा जाए। इन्होंने भी अपना बहुत सा योगदान दिया है अपने आगे के उसमें। अगर इन्होंने क्या परिभाषित किया है, इनका क्या कहना है, हम आपको परिभाषाएं आपने देखा है, हम उस परिभाषा का उल्लेख करते लिखेंगे तो हमारा जगह कम पड़ जाएगा, समझाने में समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा आपको, इसलिए आप खाली समझिए। इनकी जो परिभाषा है ना, इनकी मैं परिभाषा को एक बार आपको पढ़ता हूँ और बताता हूँ। इनकी जो परिभाषा है ये कहते हैं कि जो पृथ्वी है और हम मतलब कि मानव और प्रकृति के बीच का जो संबंध है, जो एलन जी ने बोला और हमारे रेडजल साहब ने बोला, इसमें क्या है कि ये कहते हैं कि ना 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 समान संबंध बराबर का नहीं है, ऊपर नीचे का है, परिवर्तनशील है ना। वो इनका कहना है कि ये हर चीज संभववाद है। संभववाद के कहने का मतलब है मानव जो है, मानव प्रकृति का स्वामी है। मानव क्या है, प्रकृति का स्वामी है। इनकी अगर आप परिभाषा पढ़िए तो हमको यही लिखता है। परिभाषा क्या है, आप किताब खोल के देखिए, उसमें लिखा है कि ये कहते हैं कि मानव और तथा मानव समाज और मानव के बीच की जो धरातल है, इन सब का क्या है, ये प्राकृतिकवाद में उतार चढ़ाव होता है। अब कैसे कहने का मतलब है, ये कहते हैं हम जैसे चाहे वैसे हम उसको मतलब कि भूगोल को या कहा जाए प्रकृति को स्थिर कर सकते हैं। मानव प्रकृति का स्वामी है। इनके कहने का तात्पर्य है कि मानव, हम लोग जैसे मान लीजिए कि अभी हम आपको बता दें हमें प्रकृति का स्वामी कैसे है, भौतिक चीजों का यूज करके है। भौतिक में क्या है ना, आपने सुना होगा कई सारे नहर आती हैं, कई सारे सिंचाई के लिए कार्य किए जाते हैं कृषि के लिए। हाँ, कृषि क्या करता है, पानी को अपने तरह से यूज कर लेता है। अगर खेतों में कितनी पानी चाहिए हमें यूज करना है, प्रकृति का उपयोग कर रहा है। प्रकृति का क्या है, स्वामी है। अगर मानव चाहे गर्मी लग रही है पंखा चला दिया, ठंडी लग रही है हीटर ऑन कर दिया। तो हर प्राकृतिक वस्तुओं का मानव यूज करता है अपने तरह से, और इसी चीजों को क्या रहता है, कभी कभी मानव पे प्रभावी हो जाता है और हावी हो जाता है, जिससे उसका गलत। शायद यही कारण है कि कोरोना आज हमारा अधिक बढ़ रहा है और हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो हमारे विडाल डी ली ब्लास का कहना है, हम नाम में थोड़ा कंफ्यूज है लेकिन विडाल साहब है इतना आपको बता दें। ली ब्लास भी है, डी है कि नहीं इसमें आप लोग देख लीजिए, लेकिन विडाल साहब का कहना है कि मानव प्रकृति का स्वामी। प्रश्न आपसे पूछ लेगा 1 नंबर का कि मानव प्रकृति का स्वामी है, ये किस भूगोलवेत्ता ने कहा है या कहते हैं। तो आपको बताना है विडाल साहब जो है ये कहते हैं। आपको बता दें ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये फ्रांस के रहने वाले हैं। इनकी जहाँ कहाँ, ये फ्रांस, ये फ्रांस के निवासी हैं। और आपको एक और चीज बता दी इसी तरह से, इनका कहना है मानव प्रकृति का स्वामी है, और हमारे सैंपल जी मैम का कहना है और हमारे रेडजल साहब जी का कहना है कि
मानव तथा प्रकृति का जो संबंध है, मानव भूगोल का क्या संबंध है, नियतिवाद निश्चित है। और इनका क्या कहना है कि मानव प्रकृति का संबंध है, एक तरह से कहा जाए एक शब्द में तो ये क्या है, संभववाद, संभववाद का है। ये बताते हैं कि हर चीज संभव है, हर चीज संभव है, लेकिन आप पानी रोक सकते हैं। कभी कभी प्राकृतिक में क्या होता है कि मानव की कुछ त्रुटियां या कुछ गलतियां या कहा जाए कुछ गलत कार्यों से प्राकृतिक हम पे हावी हो जाता है। बेमौसम बारिश होती है और जब बारिश की आवश्यकता रहती है तब बारिश नहीं होती है। आप एक चीज नोट कर लीजिएगा कि इस बार जो है कहीं पे आपने ये नहीं सुना होगा कि अभी हम लोग का क्या ठंड का मौसम, शीतलहर शीतकाल चल रहा है और इस शीतकाल में कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है, ठंडी ने कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। और ऐसे भी इससे पहले न जाने कितने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है, हर साल नया रिकॉर्ड टूटता था, इस साल नहीं टूटा है। क्या रीजन है बताएंगे कभी आपको। तो कभी कभी मानव हम पे हावी हो, मतलब मानव हम प्रकृति पे हावी होते हैं, प्रकृति हम पर हावी हो जाती है, हम लोग उसका दुरुपयोग कर बैठते हैं। प्रदूषण भी एक हम लोग की गलती है। हालांकि अब हम ये क्या है, ये कैसा कौन कहता है, बिडाल साहब कहते हैं कि मानव प्रकृति का स्वामी है, मानव हर चीज को संभव कर सकता है, संभववाद, मानव के लिए हर चीज संभव है। और हमारे साहब जी क्या कहते हैं, मतलब मैडम जी क्या कहती है, सैंपल मैडम क्या कहती है, एलन सैंपल मैम, कि हर ये हम मानव समाज में क्या है, पारस्परिक परिवर्तनशील है, मतलब स्थिति बदलती रहती है, अप डाउन होता रहता है। और हमारा यहाँ पे एक रडजल साहब क्या कहते हैं कि खाली दोनों में बराबर का संबंध, इक्वल है, कोई वो नहीं है ज्यादा। हमारे एक और भूगोलवेत्ता हैं जिनके बारे में आपको बता दूं, उनका नाम है ग्रिफिथ टेलर। हम यहाँ पे टेलर लिख रहे हैं, आप टेलर से समझ जाइएगा, टेलर, ग्रिफिथ टेलर है। ग्रिफिथ टेलर साहब जी क्या कहते हैं, हम टेलर शॉर्ट फॉर्म में, जैसे हमें भी लोग क्या करते हैं ना, कई लोग बड़े बड़े रहते हैं, हम यहाँ में भी देखा है, और त्रिपाठी जी और श्रीवास्तव जी क्या हाल है, तो इसी तरह से टेलर साहब है। अब ये टेलर है तो कॉमन सी बात है कि ये टेलर वाला फिल्म दिखाएंगे, हर चीज की टेलर होती है, इनकी भी टेलर हुई है। ये भी क्या है कि भूगोल के बहुत बड़े वेत्ता हैं। और ये इनका क्या है ना कि ये जो है अमेरिका के ही रहने वाले हैं, अमेरिका, इनका ये कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। और ये कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। मैडम जी कहाँ हैं, अमेरिका के हैं। रडगर साहब कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं। ठीक, अब ये क्या कहते हैं कि देखिए, जब ये तीनों का पढ़े, तीनों के विचारों को समझे, तो इन्होंने जो अपनी विचार दी, इनका विचार कहना है कि रुको और जाओ, रुको और जाओ, रुको और जाओ, इनका क्या कहना है हम बताते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं ना कि प्रकृति न तेरा, मतलब कि इन्होंने क्या कहा है, बिडाल साहब ने क्या कहा था कि मानव प्रकृति का स्वामी है, मतलब पृथ्वी का स्वामी कौन है, मानव। और इनका कहना है कि ना 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 ना, मानव प्रकृति का स्वामी है, न मानव प्रकृति का स्वामी, न प्रकृति मानव का स्वामी है, दोनों बराबर ही है, कोई वो नहीं है। बस फर्क क्या है कि जैसे को तैसा मिलेगा। अगर हम प्रकृति का उपयोग सही से, जैसे वातावरण में वायु हो गई, अगर हम वायु को दूषित नहीं करेंगे तो हमें अच्छी वातावरण है तो हमें अच्छा मिलेगा। जल को दूषित नहीं करेंगे तो हमारे जल बर्बाद नहीं होगा। प्रकृति हमको कुछ से उपहार में देती है। इनके कहने का मतलब यही है, रुको और जाओ, रुको और जाओ के कहने का यही तात्पर्य है कि ये जैसी कि रुको और जाओ के कहने का यही तात्पर्य है कि हमें जो मिला है हमें उसको यूज करेंगे और वो चला जाए। रुको और जाओ का अगर हम उदाहरण दे तो ये जो हमारे मौसम है, मौसम आता है, अभी क्या है, शीतकाल है, शीत क्या है, रुका है 2-3 महीने बाद क्या है, चला जाएगा। और फिर हमारा क्या आ जाएगा, ग्रीष्म काल आ जाएगा, बस बसंत ऋतु आएगी, ग्रीष्म ऋतु आएगी, फिर जो है हमारी वर्षा ऋतु आएगी। ये क्या है, आती है और जाती है, रुको और जाओ, यही है इनका कहने का मतलब। ये बताते हैं, बिडाल साहब बताते हैं कि हर चीज सम्मानों के लिए संभववाद का है। और ये कहते हैं कि हर चीज नव, या कहा जाए न्यू संभव है, या नव संभववाद कह सकते हैं हम, नव संभववाद। इनके कहने का चीज है कि ये एक नया संभववाद है। इन्होंने कहा रुको और जाओ, बिडाल साहब, टेलर साहब कहते हैं रुको और जाओ, इनके टेलर में यही है।
और ये क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया है कि प्रकृति है भाई, टेलर है, टेलर का काम क्या है, दो चीजों को जोड़ देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि प्रकृति, इन्होंने क्या किया, प्राकृतिक और प्रकृति, ठीक, और ये जो है क्या है, प्राकृतिक प्लस कर देते हैं मानव को, प्राकृतिक प्लस मानव को क्यों करते हैं, मतलब इनके कहने का तात्पर्य क्या है कि प्राकृतिक और मानव नव संभववाद है, नव संभववाद के हर एक नई चीज है इसमें। कैसे नई चीज है कि नई चीज के कहने मतलब कि आज के समय में मानव समाज क्या है, नया नया आधुनिक स्तर पे कार्य करता है, हमारे हर चीज में नया होता है। ये जो हम लोग नेटवर्क से काम करते हैं ना, आप अभी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं डाउनलोड किए, तो इंटरनेट का भी स्रोत है, रेडिएशन होता है। रेडिएशन कैसे आता है इसके बारे में भी आपको बता दें, तो अभी हमको एयर के द्वारा ही वो होता है, कनेक्टिविटी होती है, जिसका हमारा जो है एक सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट से आपका कनेक्शन होता है, जो टावर से कनेक्ट होता है, टावर आपके फोन से, इसी तरह से। तो हम लोगों ने आज बातें कर ली किसके किसके बारे में, भूगोल वेत्ताओं ने जो बातें करी थी, ये आपका पहला वो था। हम आगे नहीं जाएंगे ज़्यादा, आप लोगों को यहीं तक समझाएंगे। आइए एक बार और हम लोग समझते हैं कि इतना हम लोग जो ये खींच कुछ करिए हैं, इसमें क्या समझे क्या नहीं समझे। तो मैंने आपको बताया, पहले हम लोग क्या जाने, मानव भूगोल क्या है इसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने, मानव भूगोल किसे कहते हैं। फिर हमारा प्राकृतिक विषय के क्षेत्र में ये जो लिखा है इसका क्या कहने का है। फिर हमने बताया हम लोग को कौन से कि मानव भूगोल में भी हम लोग को क्या पढ़ना है, आधुनिक भूगोल। आधुनिक भूगोल में क्या है हमारा, आधुनिक मानव भूगोल। आधुनिक मानव भूगोल में हम लोगों ने सबसे पहले क्या बनाए थे, इसके मतलब कि जो जनक है या कहा जाए कि आधुनिक भूगोल को जो प्रारंभ किए थे उनका क्या नाम है, रेडजेल, फेडरिक रेडजेल है, लेकिन हम रेडजेल साहब लिख दिए हैं। रेडजेल साहब ने कहा क्या ये कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मनी के रहने वाले हैं, ठीक। इन्होंने अपनी परिभाषा में क्या वर्णन किया कि मानव और प्रकृति क्या है कि बराबर में संबंध, इनका बराबर में संबंध का अध्ययन करते हैं। इन्होंने कहा कि मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच का संबंध का अध्ययन करता है। मानव भूगोल क्या करता है, मानव तथा धरातल के बीच का पारस्परिक संबंध, यह कहा जाए कि संबंध का अध्ययन करता है। और इनकी फिर एक शिष्या आई, आगे चली तो इनकी एक शिष्या आई, इनका और एलन सैंपल जी का बहुत संबंध है। इन्होंने क्या कहा कि मानव समाज, इन्होंने कहा गुरुजी ऐसा नहीं है, आप बात तो सही कर रहे हैं, बराबर का संबंध है, लेकिन अंतर है। अंतर क्या है कि ये जो मानव समाज है और प्राकृतिक है, इसके बीच में पारस्परिक अस्थायी परिवर्तनशील है। पारस्परिक अस्थायी परिवर्तनशील के कहने का मतलब कि उतार चढ़ाव वाला हाल है। मैंने आपको यहाँ पे क्या दिया है, भाई और सौतेले भाई के बारे में बताया है। इन दोनों में क्या रहता है, उतार चढ़ाव रहता है, बराबर का नहीं रहता है। और ये किसके बारे में बता रहे थे, ये बता रहे थे भाई और भाई भाई होता है ना। इसका क्या दिया था, रेडजेल साहब ने ऐसा बोला था कि सब में बराबर है, और इसमें क्या हो गया, उतार चढ़ाव हो गया सौतेले भाई में। तो यही बताया कि पारस्परिक और मतलब कि परिवर्तनशील है। क्या होता है कि मौसम आज ऐसा है, कल बदल जाता है, परसों क्या होता है फिर मेंटेन हो जाता है। अगर शीतलहर है, कभी लगातार 10 दिन धूप निकल जाएगा ठंडी में, और कभी जो 10 दिन धूप ही नहीं निकलेगा। तो क्या है, ये परिवर्तनशील है, पारस्परिक है। फिर हमारे कहा कौन है, बिडाल साहब। बिडाल साहब के बारे में हमने क्या पढ़ा, इनका क्या विचार, इनका कहना है कि बिडाल साहब का कहना है कि मानव प्रकृति का स्वामी है, जो चाहे सो प्रकृति पे करे, जो चाहे सो करे। कैसे करेगा, मतलब कि मानव चाह रहा है कि हाँ भाई मुझको भी गर्म है, मुझे ठंड शीतलहर है, तो ठंड गर्मी का वो कर ब्लोअर वो करेगा, भौतिक भूगोल का यूज करेगा। भौतिक भूगोल में कैसे, अब ऐसा तो है नहीं कि बाहर कोहरा पड़ रहा है और आप सोचो कि हमको गर्माहट मिल जाए, प्राकृतिक तो गर्माहट देगी नहीं, आपको कमरे में आना पड़ेगा। आप जिस कमरे में रहते हैं ये भी भौतिक का ही है, ये भी मानव भूगोल का ही एक वो है, कैसे बना, मानव की देन है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इनका कहना क्या था कि हर चीज संभववाद पर है। इनकी क्या विचारधारा है, इनकी विचारधारा संभववाद की है। और हमारे रेडजेल साहब और सैंपल मैडम की विचारधारा क्या है, नियतिवाद, क्या कहा जाए, निश्चित है, निश्चयवाद पर कार्य किया। फिर उसके बाद टेलर साहब आए, एक और आए भूगोलवेत्ता जिनका नाम था टेलर साहब। टेलर साहब ने क्या बताया, टेलर साहब ने कहा कि देखिए भाई साहब, आप लोगों की मैंने बहुत सुन ली, ऐसा कुछ नहीं है,
हम कह रहे हैं रुको और जाओ की नीति चलती है, रुको और जाओ। उदाहरण के लिए मौसम को ले लीजिए। मौसम क्या होता है कि एक क्रम रहता है, एक अभी ऐसा है शीतकाल है, शीतकाल है तो ठंडी है, शीतकाल 2 महीने बाद 3 महीने बाद चला जाएगा, तो फिर जो बसंत ऋतु आएगी, फिर ग्रीष्म ऋतु आएगा, फिर वर्षा ऋतु आएगा, फिर शीत ऋतु आ जाएगा। इस तरह से क्या होता है ऋतुएं जो बदलती रहती है। तो शीत ऋतु जैसे भी शीतकाल है अभी रुका है, फिर जाओ। ये हमें क्या बताते हैं कि नौ संभववाद की नीति कैसी होती है। और इन्हीं का क्या कहना है कि प्राकृतिक क्या है, ना प्राकृतिक मानव प्रकृति का स्वामी है और ना प्रकृति मानव का स्वामी है। तो आपने समझ लिया, नहीं समझ में आया वीडियो 2 बार 3 बार, एक बार और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, पेपर की फाड़ के रख देंगे आप। मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में, बहुत सी बातें करनी है अभी आपके साथ, अब लगातार बातें होगी। जय हिंद, जय भारत।